हाय एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं रशिया यूक्रेन वॉर की आपकी जीडीपीआई की तैयारी के लिए। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इस वॉर का क्या कंटेक्स्ट है, क्या स्नैपशॉट है, कैसे चल रही है ये वॉर, इसका कंटेक्स्ट क्या है, इसके कारण क्या है और फिर आगे ये कहाँ जा रही है, पॉसिबल रेजोल्यूशन इसमें क्या हो सकते हैं, रेजोल्यूशंस के रास्ते में चैलेंजेस क्या हैं। इसको हम समझेंगे ऑल्सो इस पर्सपेक्टिव से कि इसकी वाइडर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं ग्लोब के ऊपर और इंडियन पॉलिसी के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस है, इंडिया की पॉलिसी क्या है इसकी तरफ। ये सारी बातें करेंगे। चलो शुरू करते हैं। आई एम विक्रम कौशल, आपकी जीडीपीआई तैयारी के लिए आज आरंभ अकेडमी में। तो एक स्नैपशॉट की बात करें कि अभी क्या हो रहा है, मोटी मोटी बात करें तो अब 2026 के अंदर चौथे साल के अंदर पहुंच चुके हैं हम, फोर्थ ईयर के अंदर पहुंच चुके हैं इस हाई इंटेंसिटी वॉर के अंदर, जिसमें कि यूरोप, यूएसए, रशिया सभी इन्वॉल्व हैं और मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और इम्पैक्ट ग्लोबल है। जो फ्रंट लाइन है हमारी, वहाँ पे लड़ाई किस तरह से चल रही है, इंक्रीमेंटल, कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं हो रहे एकदम से ओवरनाइट, तो इंक्रीमेंटल चेंजेस हो रहे हैं। थोड़ा टेरिटरी ज़्यादा ले लिया, थोड़ा कम ले लिया, हार्ड ग्राइंड के अंदर हो रहा है, लोकलाइज शिफ्ट हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं हम देखते हैं। और हैवी एट्रिशन है, मतलब कि एक दूसरे को लॉन्ग टर्म के ऊपर नुकसान पहुंचाने के लिए स्ट्रैटेजीज बन रही हैं। इमीडिएटली कोई पोजीशंस का बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं हो रहा। बैकग्राउंड के अंदर किसके पास कितना मैन पावर है, कितना एम्यूनेशन अवेलेबल है, कितनी लंबी देर की लड़ाई लड़ सकते हैं, ये क्वेश्चंस हैं। अब वॉर मल्टी डोमेन में हो रही है, ज़मीन के ऊपर भी हो रही है, इसमें मिसाइल और ड्रोन अटैक खासकर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो एयर और मिसाइल के रूट के थ्रू, और ब्लैक सी एरिया में, और फिर सैंक्शंस और इकोनॉमिक प्रेशर की वॉर है ये, कि कौन सस्टेन कर सकता है लंबी देर तक, इसकी कॉस्ट भी और इसके प्रेशर्स भी। फिर एक्सटर्नल सपोर्ट एसेंशियल है वॉर को डिफाइन करने में, कि कौन अपना पैसा ऑयल या गैस बेच के ला पा रहा है, किसको फाइनेंशियल लाइफलाइन मिल रही है, यूरोप से मिल रही है, यूएसए से मिल रही है, कौन वेपन्स अपने बना पा रहा है या बाकियों के साथ संधि करके ला पा रहा है, या किसको सपोर्ट मिल रहा है, ट्रेनिंग और एयर डिफेंस सपोर्ट किसको मिल रहा है। तो अगर ये जो वॉर है ये किस तरह से जाती है, इससे आगे यूरोप की, नाटो की, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस लेड एक सिक्योरिटी ट्रीटी है, ठीक है, और यूरोप का सिक्योरिटी का फ्यूचर, उसका अलाइनमेंट, न्यूक्लियर रिस्क भी हो सकता है, ग्लोबल फूड एनर्जी को ऑलरेडी काफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सका चुका है, और इंटरनेशनल लॉ तो आप आजकल देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई फॉलो हो भी नहीं रही है, तो उनको भी अंडरमाइन करता है। ब्रॉड सा जल्दी से स्नैपशॉट हुआ। अब हम इसको थोड़ा सही तरीके से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैप के साथ, ये आप देखिए, ये है ग्लोबल मैप हमारा। इसमें ये सबसे बड़ी वाली कंट्री जो है वर्ल्ड की, ये रशिया हो गई। मैप का मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, तो येलो कर लेते हैं इसको, है ना, येलो कर लेते हैं। तो ये जो सबसे बड़ी वाली कंट्री है, ये रशिया हो गई, ये बड़ी सी कंट्री है ना, ये रशिया हो गई। और ये वाली जो कंट्री है इधर, ये यूक्रेन है। इधर ये वाली जो कंट्री है ना, ये रेड में, ये यूक्रेन है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है, ये जो वाटर बॉडी दिख रही है यहाँ पे वर्ल्ड मैप पे, ये है ब्लैक सी, ठीक है, ये ब्लैक सी है। ये एक हुआ ब्रॉडर पोजिशनिंग। अब इसको ज़रा पास में देखें कि लड़ाई कहाँ पे हो रही है और क्या चल रहा है लड़ाई के अंदर, कौन से एरियाज हैं, किधर लड़ाई हो रही है, क्या फोकस्ड है, इसको देखते हैं। तो अब देखो, ये वाला जो टेरिटरी है ये रशिया है, और ये जो है, ये ब्लैक लाइन के अंदर, ये थियोरेटिकली ये सारा क्या है, ये है यूक्रेन है, ठीक है। ये जो एरिया है इसकी हम बात करेंगे, ये क्राइमिया है, ये 2014 से रशिया का पार्ट हो चुका है, क्राइमिया करके एरिया है, ये ब्लैक सी है। और अब ये है यूक्रेन का पार्ट, देखिए ये बॉर्डर के अंदर वाला। और लड़ाई कहाँ चल रही है, ये रीजन्स का नाम काफ़ी आता है न्यूज़ में, लुहांस्क ओब्लास्ट, लुहांस्क, ये डोनेस्क, लुहांस्क, डोनेस्क, ये दोनों लुहांस्क और डोनेस्क जो हैं, इन एरियाज को इकट्ठे मिला के बोलते हैं डोनबास का एरिया। तो डोनबास में दो एरियाज हैं मेनली, ये लुहांस्क है और ये डोनेस्क है, ठीक है। और फिर अब लड़ाई यहां भी चल रही है, ये है मुझे नाम भी नहीं लेना आता सही तरीके से इसका, पर मैं कोशिश करता हूँ। जैपरेजिया करके ये जगह है, जैपरेजिया ओब्लास्ट। जैपरेजिया भी नाम थोड़ा स्पेलिंग बीच में ना, ये जेड एच दो बार आ जाता है इसमें। और ये
इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ना न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी है और न्यूक्लियर कंसर्न्स यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो एक तो इस एरिया में भी लड़ाई चल रही है, ये जेप्रेजिया करके जो जगह है, और फिर ये खरसन रीजन है, KHERSON, ये खरसन रीजन है। तो ये सारा जो एरिया है इसमें लड़ाई चल रही है और इन एरियाज का लार्ज पार्ट रशियन ऑक्यूपेशन के अंदर ऑलरेडी है। अब यहाँ से कितना एक्सपैंड करके, जो एक मेजर ऑब्जेक्टिव है रशिया का इस वॉर में, वो है कि ये पूरा जो लुहांस्क और डोनेस्क का रीजन है ये तो एक्वायर कर ही ले, ये पूरा का पूरा एक्वायर कर ले। इसमें से ऑलरेडी आप लगा लो कि इतना इतना ऐसे, मतलब ये रशियन एरिया में पहले से ही है। ये कुछ ये बाकी वाला एरिया ये जो है ये कंटेस्टेड है ना, मतलब यहाँ पे लड़ाई चल रही है, एक्टिव लड़ाई चल रही है और रशिया को ऑब्जेक्टिव है कि पूरा का पूरा ले ले। इसके साथ प्रेशर करने के लिए रशिया क्या है कि इस एरिया से भी अटैक कर रहा है। अब यहां से भी अटैक कर रहा है, मेजर ऑब्जेक्टिव उसका यहाँ पे है, पर ताकि के अलग अलग फ्रंट खोल के वॉर को डाइवर्सिफाई किया जा सके, ताकि जो मतलब यूक्रेन का जो उसका रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट एरियाज में आए। तो यहाँ पर भी वो खरकीव के एरिया में यहाँ पर भी ओपन बैटलफील्ड बना हुआ है। इधर कहीं कहीं पे छोटी छोटी जगह पे ऐसा भी है कि यूक्रेन ने थोड़े रशिया के टेरिटरी के अंदर इंक्रोच किया हुआ है, कुछ कुछ जगह पे ऐसा भी है, और रशिया ने खरकीव के एरिया के अंदर भी यूक्रेन के एरिया में इंक्रोच किया हुआ। तो यहाँ पे भी एक्टिव वॉर फ्रंट खुला हुआ है, ठीक है, इस एरिया में। और ये ज़्यादातर डाइवर्जनरी टैक्टिक है ताकि कि जो फोर्सेज हैं वो थिन स्प्रेड हो जाए यूक्रेन की, ताकि कि जो मेन ऑब्जेक्टिव अभी रशिया का डिक्लेयर्ड है कि ये पूरा जो डॉनबास का रीजन है जिसमें लुहांस्क और डोनेस्क का रीजन आता है, ये पूरा का पूरा इनके कब्जे के अंदर आ जाए। इसके अलावा लड़ाई इस एरिया में भी चल रही है और रशिया के लिए इसका स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि जो एजोव सी और ब्लैक सी के साथ कनेक्टिविटी है जो कि इस एरिया से होके जाती है, रशिया इसमें डोमिनेंस चाहता है। ब्लैक सी की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस किस बात की है? इस बात की है कि एक तो ब्लैक सी से बहुत सारा ट्रेड होके जाता है, तो ये जो ट्रेड है ये फूड प्रोडक्ट्स का, ग्रेन का ट्रेड है, ऑयल एंड गैस का ट्रेड है, ये लार्ज वॉल्यूम ट्रेड्स हैं जो कि ये ब्लैक सी से होके जाते हैं। और ब्लैक सी को कंट्रोल करना मतलब इस ट्रेड को कंट्रोल कर पाना। इसके अलावा यहाँ पे इधर क्राइमिया के अंदर रशिया का एक बहुत बड़ा नेवल बेस है जिससे कि पूरे ब्लैक सी पे डोमिनेंस क्रिएट कर पाता है वो, और इस एरिया को कंट्रोल कर लेगा। अगर रशिया क्राइमिया को पहले ही कंट्रोल कर रहा है तो फिर ब्लैक सी के अंदर अपनी स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस भी बना के रख पाएगा। ये रशिया का ऑब्जेक्टिव है रशियन साइड से, ठीक है। तो इस एरिया के अंदर लड़ाई चल रही है। अब यहाँ पे हमने देखा जो लिटोरल स्टेट्स हैं, मतलब कि ब्लैक सी के आसपास के लगते की स्टेट्स हैं, ये ब्लैक सी है। तो अब देखिए ये रशिया है, इधर यूक्रेन है, ये क्राइमिया है। ये क्राइमिया जो है ऑलरेडी रशियन कंट्रोल के अंदर है अब 2014 के बाद से। ये सेवेस्टोपोल है, ये जिसकी हमने बात की सेवेस्टोपोल, ये जो रशिया का मेजर नेवल बेस है, ठीक है। इससे उसको डोमिनेंस रखने में मदद होती है, और खासकर क्योंकि ये टर्की के इस रास्ते के थ्रू जाते हुए टर्की है, और ये कनेक्टिंग यहाँ से जाते हुए इस्तांबुल से ये मेडिटेरेनियन सी आ जाता है, मतलब ये गेटवे टू यूरोप हो गया बेसिकली। अगर आपने मेडिटेरेनियन सी की तरफ जाना है, यूरोप, सदर्न यूरोप की तरफ जाना है और वहाँ पे ट्रेडिंग करनी है, या वहाँ पर आपको कोई वॉर के अंदर डोमिनेंस करनी है, या कल को कोई लड़ाई हो जाती है और आपको इन्फ्लुएंस चाहिए, तो वो जो रूट है वो ब्लैक सी से होते हुए ही मेडिटेरेनियन सी में जाएगा। तो इसका जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी है। तो रशिया चाहता है कि ब्लैक सी के अंदर अपना डोमिनेंस बना के रखे, क्योंकि आप देखिए कि इससे बड़ी सारी और भी लिटोरल स्टेट्स हैं, मतलब इसके आसपास लगती हुई स्टेट्स हैं। ऊपर यूक्रेन है, यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे जॉर्जिया है, इधर टर्की है, बल्गेरिया है, रोमानिया है ना। तो ये सारी इधर मतलब ये सारी कंट्रीज हैं जो साथ में लग रही हैं इसके, इनके साथ भी ट्रेडिंग का और इन्फ्लुएंस का जो रिलेशनशिप, मतलब और डोमिनेंस का रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए ब्लैक सी का कंट्रोल का क्वेश्चन है। तो अब ये तो हुआ कि लड़ाई हो किधर रही है, किस रीजन में कंसंट्रेटेड है। हम अब बात करेंगे पहले कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका कंटेक्स्ट क्या है, ये लड़ाई क्यों हो रही है, ये किस कंटेक्स्ट से हो रही है, ठीक है, इसको देखते हैं। तो नाटो करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन,
और इसकी जो हिस्ट्री जाती है वो जाती है सोवियत यूनियन के टाइम पे पहले, ठीक है। सोवियत यूनियन का क्या था? सोवियत यूनियन एक बहुत बड़ी कंट्री बना। 1917 में रेवोल्यूशन हुआ। पहले यहाँ पे जार्स का कंट्रोल था, ठीक है, जो कि आज की डेट में रशिया है जैसे, तो उससे पहले जार्स का कंट्रोल था। तो 300 साल उनका कंट्रोल रहा, उनका किंगडम चलता रहा। फिर उसके बाद हुआ रशियन रेवोल्यूशन या बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917 में, और उसके बाद बना सोवियत यूनियन। अब ये सोवियत यूनियन जो बना ये 1917 से 1991 तक चला। अब ये जो पीरियड है 1917 से 1991 का, हम देखते हैं इसमें सोवियत यूनियन का एग्जिस्टेंस था और पोस्ट कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के अंदर वैसे तो बहुत सारा लड़ाइयाँ हुई हैं, तो ये मेजरली यूएस और यूएस लेड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है नाटो, जिसमें कि यूरोपियन कंट्रीज हैं बहुत सारी, और यूएस है और कनाडा है, ये नाटो हुआ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरी साइड था सोवियत यूनियन और सोवियत यूनियन के एलाइड पार्टनर्स जो कि वॉर्सो पैक्ट का पार्ट थे। वॉर्सो पैक्ट था इनका, जो कि सोवियत यूनियन के कंट्रीज थे, सोवियत यूनियन के साथ एलाइड कंट्रीज थे। तो जो यूएस के इन्फ्लुएंस में और यूएस के पार्टनर कंट्रीज मिलिट्री एलाइज के साथ में, वो हो गए नाटो कंट्रीज, जो यूएस, कनाडा और उसके साथ की जो यूरोपियन कंट्रीज उनके साथ अलाइंड। और सोवियत यूनियन के साथ जो अलाइंड कंट्री जो सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं, वो वॉर्सो पैक्ट का पार्ट हो गई। और इसकी हिस्ट्री आती है कहां से? अब ये कोल्ड वॉर का पीरियड जो है ये ज्यादातर जब जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई 44 में खत्म हो गई, 44-45 में, तो उससे 1991 तक ये कोल्ड वॉर का पीरियड हम बोलते हैं चला। कोल्ड वॉर में ये कोल्ड इसलिए थी कि भाई साहब सोवियत यूनियन और यूएस की आउटराइटली डायरेक्टली लड़ाई नहीं हुई, पर बड़े सारे और कंट्रीज के अंदर इनके प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ाइयाँ हुई। ये पीरियड जो है कोल्ड वॉर का, टेंशन का ग्लोब में, जिसमें 2 मेजर पावर्स थी, सोवियत यूनियन और यूएस। इस पीरियड के दौरान हम देखते हैं कि कुछ पैक्ट्स थे। इसका जो कंटेक्स्ट है, बैकग्राउंड है, वो यहां से आता है कि अब वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुई है तो क्या था कि जर्मनी जो यूरोप में कंट्री, उसको ना बीच में से डिवाइड किया हुआ था, जिसमें वेस्ट जर्मनी था और ईस्ट जर्मनी था। तो जो वेस्ट जर्मनी था, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, तो वेस्ट जर्मनी जो था वो नाटो एलाइज के इन्फ्लुएंस में था, उनके साथ एलाइड था। और जो ईस्ट जर्मनी था वो रशिया, सोवियत यूनियन के साथ अलाइंड था। तो जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है रशिया का और मतलब सोवियत यूनियन का और यूएस का, ये दोनों जर्मनी में आके मिलते थे। इसके इधर वाले जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो ज्यादातर सोवियत यूनियन अलाइंड थे, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो यूएस नाटो मेंबर्स थे और अलाइंड थे उसके साथ। तो जर्मनी को बीच में आधे भाग में तोड़ा हुआ था। अब क्या होता है कि सोवियत यूनियन जो है वो क्रैश करने लगता है 1991 के अंदर। ये गॉर्बेचोव का टाइम था, गॉर्बेचोव। और उस टाइम पे गॉर्बेचोव माने ये सेक्रेटरी जनरल या जो हेड हुए माने उस टाइम सोवियत यूनियन के फेडरेशन के। और गॉर्बेचोव के टाइम पर क्या होता है कि सोवियत यूनियन अब टूटने लगता है। बड़े सारे कारण हैं उसके, हम लंबी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सोवियत यूनियन टूटने लगता है और सोवियत यूनियन टूट के 17 कंट्रीज में ये टूट जाता है, जिसमें सबसे बड़ी कंट्री रशिया है। तो सोवियत यूनियन टूट के 17 कंट्रीज में टूटता है। और क्या होता है कि पहले इसका जो शुरुआत 1989 की बर्लिन वॉल के टूटने के साथ हुई। तो ये जो जर्मनी की हमने बात की, जिसमें ये बीच में बर्लिन वॉल, एक्चुअल फिजिकल वॉल बनाई हुई थी पूरी, जिसमें कि ईस्ट जर्मनी, जो वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी का डिवीजन था, तो पहले तो ये वॉल तोड़ दी जाती है। वहां से शुरू होती है कहानी अब हमारे नाटो एक्सपेंशन की। तो सोवियत यूनियन टूट गया 1991 में और सबसे बड़ी स्टेट उसमें से इमर्ज हुई रशिया, ठीक है, 17 कंट्रीज में से। और अब सोवियत यूनियन बड़ा पावर रहा नहीं। अब जो नाटो, जो वेस्टर्न पावर कंट्रोल कर रहा था, अब वो अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कैसे इंक्रीज करता है और रशिया उसको कैसे थ्रेट परसेप्शन की तरह देखता है, ये एक मेजर हिस्ट्री और इसका कंटेक्स्ट है। तो अब देखें क्या हो रहा है कि जब 1990 के अंदर एकदम सोवियत यूनियन टूटने के कगार पे है, तो एक
एक एग्रीमेंट सा होता है जो कि लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, पर एक एग्रीमेंट सा होता है जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बीच में और गोर्बेचोव के बीच में, जो कि सोवियत यूनियन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो ओरली एक बात कहते हैं कि नॉट 1 इंच ईस्टवर्ड। कहने का मतलब कि हम वेस्ट जर्मनी से बिल्कुल भी एक साइड ईस्टवर्ड नहीं आएंगे। ईस्ट जर्मनी या कोई भी और कंट्री, पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक, मोल्डोवा, मतलब यूक्रेन, हम कहीं अपना इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ाएंगे। ये वाला साइड आपके लिए छोड़ देंगे, नाटो इस साइड एक्सपैंड नहीं करेगा। ऐसा एक नॉन लीगली इन्फोर्सेबल एक एग्रीमेंट हुआ नाटो के बीच में और सोवियत यूनियन के उस टाइम के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। फिर 1991 में एक ये ट्रीटी हुई, 2+4 ट्रीटी। इसके अंदर बेसिकली नाटो और जो सोवियत यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनमें यह एग्रीमेंट हुआ कि कोई भी फॉरेन फोर्सेस या न्यूक्लियर वेपन्स स्टेशन नहीं किए जाएंगे ईस्ट जर्मनी में, जिसको ये जीडीआर टेरिटरी बोल रहे हैं। तो ईस्ट जर्मनी में, जो कि सोवियत यूनियन का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था, उसमें कोई कुछ नहीं प्लेस होगा। फिर 1994 में पार्टनरशिप फॉर पीस करके एक एग्रीमेंट हुआ। ये पार्टनरशिप फॉर पीस करके जो एग्रीमेंट था, ये हुआ कुछ, अब जो स्टेट्स इस साइड पे पड़ रही हैं, माने जैसे पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, जो इस साइड की ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, उनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ नाटो का, कि उन्होंने कहा कि आप नाटो के मेंबर बने बिना आप नाटो के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, आप पीसफुल रिलेशनशिप्स रख सकते हो, आपकी बड़ी सारी डिफरेंट तरह की इंटरेक्शंस हो सकती हैं नाटो कंट्रीज के साथ, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज के साथ। आपको नाटो का एलाई बनने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली इन्होंने ट्रीटी मतलब इस तरह के से की, पार्टनरशिप फॉर पीस करके। लेकिन ये पार्टनरशिप फॉर पीस क्या बन गया, एक तरह का ना पाइपलाइन बन गया, कि पहले हम आपके साथ पार्टनरशिप फॉर पीस करते हैं नाटो की तरफ से, फिर धीरे धीरे क्या होता है, आपको हम मेंबर बना देते हैं नाटो का। तो शुरुआत करते हैं कि भाई चलो ट्रेडिंग हो गई, रिलेशनशिप ईज हो गए, हम बिल्कुल दुश्मन नहीं है, फिर धीरे धीरे वही आपको मेंबर ब्लॉक बना देंगे, आपको मेंबर बना देंगे। तो ये इस तरह की शुरुआत हो गई जो नाटो के ईस्टवर्ड एक्सपेंशन की। अब नाटो का पहला एनलार्जमेंट राउंड हुआ 1999 के अंदर, जिसमें नाटो के अंदर मतलब ये जो आइडिया था कि भाई ईस्टवर्ड नहीं जाएंगे, उसका डायरेक्ट उल्लंघन हो गया। भाई पोलैंड, हंगरी और चेक रिपब्लिक ने ज्वाइन कर लिया उनको, नाटो को। तो एक तरह एक ये कहने का तरीका है कि नाटो ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया ईस्टवर्ड। और ये जो फॉर्मर सोवियत यूनियन के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, उसका उल्लंघन देखा गया रशिया के द्वारा। तो रशिया इसको ऐसे देख रहा है कि भाई जो हमारा इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट था उसके साथ आपने उल्लंघन किया। इसको एक और भी देखने का तरीका है कि ये जो बीच में सॉवरेन कंट्रीज हैं, अब ये कंट्रीज जो हैं ये सॉवरेन कंट्रीज हैं, बीच में ये कंट्रीज सॉवरेन है, मतलब ये पोलैंड, ये सब, ये देखिए ये वो इन्फ्लुएंस है बीच बीच में बेसिकली जर्मनी के बीच के वॉल। और ये जो कंट्रीज हैं ये सॉवरेन भी हैं, मतलब इंडिपेंडेंट है, इनका अपना भी तो कोई अधिकार हुआ कि हम चूज कर सके हमने किधर जाना है, हमने इस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में जाना है कि इसके पास रहना है, इस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के पास रहना है। तो इनका जो चॉइस है वो भी मैटर करता है ना, इंडिपेंडेंटली ये चूज कर सकते हैं। एक ये तरीका है सोचने का। एक ये भी तरीका है कि रशिया थ्रेटन हो रहा है कि हमारे साथ जो एग्रीमेंट किया हुआ था वो वायलेट हो रहा है, अब जितनी आप पास आते जाओगे आप हो सकता है कि हमारे ऊपर अटैक कर दो, हम उसको इफेक्टिवली उसको फिर डील नहीं कर पाए अटैक को, क्योंकि आपने हमारा घेराव कर लिया, इंसर्कलमेंट कर लिया है, और इसीलिए हम हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी वीक हो जाएगी, और इसीलिए अपने आप इसको थ्रेट परसीव करता है कि आपने एग्रीमेंट तो कुछ किया था, आप वायलेट कर रहे हो। तो ये मतलब परसेप्शन की बात है कि आप किस साइड से खड़े होकर सोच रहे हैं, किसके पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। तो अब हम देखें यहां पर हमने बोला कि 1999 में क्या हुआ, ये पोलैंड जो कंट्री है, चेक रिपब्लिक और हंगरी, ये 3 कंट्रीज नाटो ज्वाइन कर लेते हैं। नाटो के इन्फ्लुएंस में इनको ज्वाइन करवा लिया जाता है नाटो। तो या मर्जी से या नाटो के इन्फ्लुएंस से, जैसे भी आप कह लीजिए, इन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो अब ये हो गया नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन। तो रशिया इसको एज अ डायरेक्ट थ्रेट परसीव करता है अपनी सिक्योरिटी का। फिर क्या होता है कि 2001-2 के अंदर आगे जाके ये जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो ट्रीटी है,
ये एक ट्रीटी थी, ये 1972 के अंदर साइन हुई थी यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में। उसमें बेसिकली उन्होंने कहा था कि जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है, मतलब दूर रेंज की जो मिसाइल्स होती हैं जिनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी होती है, उसको लिमिट किया जाएगा। सिर्फ दो लोकेशन पे आप रख सकते हो, या तो अपनी जो कंट्री की कैपिटल को सेफ गार्ड करने के लिए, यहाँ या फिर जहां पर ये आईसीबीएम्स डिप्लॉयड हैं फिजिकली, बस उस लोकेशन को सेफ गार्ड करने के लिए वहीं पे लगा सकते हो आप आईसीबीएम्स। इसके अलावा आप आईसीबीएम कोई भी कंट्री नहीं लगा सकती। और इसका करने का उद्देश्य क्या था, पर्पस ये था कि ऐसा ना हो कि भाई आर्म्स रेस हो जाए, और क्योंकि अगर एक कंट्री करेगी तो दूसरी भी करेगी, दोनों एक दूसरे को मतलब काउंटर करने के लिए तकरीबन हर जगह को भर देंगे आईसीबीएम्स के साथ, तो ऐसा ना हो, आर्म्स रेस ना हो, इसके लिए ये था। लेकिन अब 2001-2 के अंदर यूएस क्या करता है, इस ट्रीटी से विड्रॉ कर लेता है, मतलब कहता है कि अब मैं तो कहीं भी लगाऊंगा, है ना। और बेसिकली यूएस लेड जो नाटो है वो लगाना शुरू कर देता है। तो उसने क्या किया, उसने मतलब बड़ी सारी ये जो कंट्रीज हैं, ये मतलब ये वाली जो आप कंट्रीज देख रहे हैं इस एरिया में, जो धीरे धीरे नेटवर्क इन्फ्लुएंस में आ गई ओवर द इयर्स, इसमें उसने पेट्रियट सिस्टम्स भी लगा दिए, और बाकी सिस्टम्स आज के डेट में ये ब्लैक ईगल करके जो एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल्स लगाने की बात हो रही है, तो इसने बड़े सारे धीरे धीरे करके नाटो ने इन कंट्रीज में वो एडवांस सिस्टम्स लगा दिए, जो रशिया कह रहा था कि भाई मत लगाओ, हमको इससे डर है, या हम अपने स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी को थ्रेट परसीव करता है। बेसिकली रशिया का कंसर्न ये है कि जो न्यूक्लियर काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी है रशिया की, वो इफेक्टिवली डिफीट हो सकती है अगर इन कंट्रीज के अंदर एक जो आयरन डोम जैसी या एक गोल्डन डोम, जो कि डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं, अगर वो इफेक्टिवली लगा दिया जाए तो रशिया की न्यूक्लियर स्ट्राइक काउंटर कैपेबिलिटी डिफीट हो जाएगी। और अगर इफेक्टिवली डिफीट हो गई तो ये कंट्रीज रशिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं विदाउट द कंसर्न कि रशिया काउंटर अटैक कर पाएगा। इसका मतलब कि रशिया एक स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज में आ जाएगा। ये रशिया नहीं चाहता, वो अपने आप को डिफेंड करना चाहता है। तो अब वहां पे ये मतलब ये कंडीशन हुई कि जो नाटो है, नाटो ने मतलब यूएस ने विड्रॉ कर लिया एक तो ये एबीएम ट्रीटी से, तो और अब ये वॉर सिस्टम्स को, ये मिसाइल सिस्टम्स को डिप्लॉय करने लगा धीरे धीरे अलग अलग कंट्रीज के अंदर। तो वो रशिया को थ्रेट परसेप्शन हुआ कि भाई सब मेरा तो बैकयार्ड के अंदर हो रहा है, ये सब आसपास हो रहा है, मेरे कैपिटल की रेंज में हो रहा है, जहां से मिसाइल्स आसानी से आ सकती हैं। फिर 2004 के अंदर क्या हुआ, नाटो ने इनलार्जमेंट कर लिया बल्गेरिया, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया के अंदर। मतलब ये सारी कंट्रीज ने भी ज्वाइन कर लिया नाटो को। तो ये आप देखिए, इधर हम देख रहे हैं, ये जो ये वाले कलर से मार्क्ड है ना, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया, स्लोवाकिया, रोमानिया, बल्गेरिया, स्लोवेनिया, ये सारी कंट्रीज ने भी अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से नाटो को ज्वाइन कर लिया। रशिया ने इसको ऑब्वियसली नाटो के इन्फ्लुएंस में, नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन देखा और अपने लिए थ्रेट परसेप्शन देखा। अब क्या होता है कि 2008 के अंदर हम देखते हैं कि नाटो वो ये डिक्लेयर करता है कि हम यूक्रेन को और जॉर्जिया को मेंबर बनाएंगे, जल्दी थोड़ी देर में बना लेंगे, यूक्रेन को और जॉर्जिया को मेंबर बना लेंगे। और अल्बानिया को और क्रोएशिया को इनविटेशन दे देता है कि तुम भी आ जाओ, बातें तुम्हारे साथ भी करते हैं, इनका तो हमने डिसाइड कर लिया, भी दीनी मेंबरशिप कर देंगे, और अल्बानिया और क्रोएशिया को भी ज्वाइन करवा लेंगे, ऐसा ये कहते हैं, है ना, नाटो वाले। तो अब रशिया को लगता है कि यार मेरा तो एक्सेस टू ब्लैक सी थ्रेटन हो जाएगा। मतलब आप इधर देखें जैसे अगर, तो ये जो रीजन है ये ब्लैक सी का है, ये ब्लैक सी का है। उसको लगता है रशिया को कि यार ये जो टेरिटरी है, ये यूक्रेन जो जिसमें कि प्रो रशियन गवर्नमेंट है ना, अगर ये नाटो का पार्ट बन जाती है तो हमारा तो यहां पर भाई साहब एक्सेस खराब हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, अब क्या करते हैं ये रशियंस कि जॉर्जिया के अंदर ऑलरेडी कुछ ना लड़ाई सी चल रही है या मिलिट्री आर्म्ड कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ऐसा रशिया का पर्सपेक्टिव है कि ऑलरेडी रशियन आर्म कन्फ्लिक्ट चल रहा था, मतलब वहां पे आर्म्ड कन्फ्लिक्ट चल रहा था जॉर्जिया के अंदर। और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ये है कि रशिया ने आके वहां पे आर्म्ड कन्फ्लिक्ट शुरू किया। तो कौन क्या कहता है ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्सपेक्टिव से उसको देख रहे हैं या किसके न्यूज को पढ़ रहे हैं। तो अब ये कंटेस्टेड है कि एग्जैक्टली किसने शुरू किया, लेकिन अब होता क्या है कि वहां पे आर्म्ड कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो रशिया अपनी फोर्सेज भेजता है जॉर्जिया में। तो इस मैप को देखते हैं, रशिया अपनी फोर्सेस को भेजता है जॉर्जिया में, और एसेंशियली ये जो रीजन है साउथ ओसेशिया का और अबकाजिया का, ये जो रीजन है, इन दोनों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करवा देता है।
रशिया अपनी फोर्सेस भेजने के बाद जॉर्जियन फोर्सेस को पुशबैक करता है और इन दोनों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करा देता है इन रिस्पॉन्स टू जो नाटो का डिक्लेरेशन था कि हम यूक्रेन को भी है ना पार्ट बना देंगे नाटो का, भाई आपको इनविटेशन आप जल्दी पार्ट बना देंगे। तो रिस्पॉन्स में रशिया ये करता है। फिर अब 2009 के अंदर नाटो जो है वो अल्बानिया और क्रोएशिया को ज्वाइन करवा देता है, नाटो का पार्ट बनवा लेता है। मतलब कि यहां पर आप देखें कि ये जो अल्बानिया और ये क्रोएशिया को भी पार्ट बना लेता है। इसका एक और बोलने का तरीका ये भी है कि भाई ये एज सॉवरेन कंट्रीज ये अपनी मर्जी से ये नाटो का पार्ट बन जाते हैं। तो अब रशिया ऑब्वियसली रशियन परसेप्शन के थ्रू ये और वो हो गया भाई मतलब ईस्टवर्ड मूवमेंट हो गया। अब 2014 के अंदर क्या होता है कि यूक्रेन के अंदर गवर्नमेंट का तख्ता पलट हो जाता है, मतलब कि कू हो जाता है। अब पहले वहां पे थी प्रो रशियन गवर्नमेंट, अब वहां पे आ जाती है प्रो यूएस गवर्नमेंट। और रशिया कहता है कि ये सीआईए के द्वारा कोवर्ट ऑपरेशन करवाया गया है, ये उनका परसेप्शन है। तो अब होता क्या है कि इसके रिस्पॉन्स में रशिया को लगता है कि मेरा जो एक्सेस है ब्लैक सी का, क्योंकि देखिए ब्लैक सी के अंदर ये डोमिनेंट पोजीशन है, ये ब्लैक सी है, ये वाला जो है ये ब्लैक सी है, इसमें यूक्रेन का डोमिनेंट पोजीशन है। ये जो क्राइमिया का रीजन है ये भी यूक्रेन का रिपब्लिक है उस टाइम। तो रशिया क्या करता है कि अपनी फोर्सेस को भेज के ये क्राइमिया को ऑक्यूपाई कर लेता है और टेक ओवर कर लेता है बेसिकली इस रीजन को। ये रीजन जो क्राइमिया है इसको टेक ओवर कर लेता है 2014 के अंदर, ठीक है। तो अब क्या हुआ आगे कि 2017 के अंदर 2017 के अंदर फिर नाटो एनलार्जमेंट करता है, मोंटेनेग्रो को ज्वाइन करवा लेता है। फिर 2020 के अंदर नाटो एनलार्जमेंट करता है, नॉर्थ मैसेडोनिया को ज्वाइन करवा लेता है, या ये कंट्री स्वेच्छा से ज्वाइन कर लेती हैं। और उसके बाद जब अब 2022 के अंदर बेसिकली लड़ाई छिड़ गई है यूक्रेन और रशिया के अंदर, 2022 में लड़ाई छिड़ गई थी। उसके बाद क्या होता है कि जो न्यूट्रल कंट्रीज भी हैं, फिनलैंड या स्वीडन, जो ना नाटो की साइड है ना वॉर्सो पैक्ट का पार्ट थी, सोवियत यूनियन की साइड थी, अब इनको डर लगता है भाई ये रशिया हमें भी अटैक कर देगा तो कहाँ जाएंगे। तो ये न्यूट्रल कंट्रीज भी 2023 के अंदर और 24 के अंदर ये नाटो को ज्वाइन कर जाती हैं अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। तो ये मॉन्टेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया को भी मैप पे देख लेते हैं। ये मॉन्टेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, तो ये इधर देखिए, ये है इधर जो ये हो गया, ये वाला कलर, ये नॉर्थ मैसेडोनिया हो गया और ये मॉन्टेनेग्रो हो गया। तो ये भी ज्वाइन कर जाती हैं, ठीक है। ये 17 में और 20 में ज्वाइन कर गई। फिर इधर मतलब स्वीडन और ये फिनलैंड, ये भी ज्वाइन कर जाते हैं, ये वॉर छिड़ने के बाद ज्वाइन कर जाते हैं नाटो, ठीक है। तो अब ये सारा कंटेक्स्ट है कि जो लड़ाई छिड़ी है बेसिकली रशियन परसेप्शन से इसलिए छिड़ी है कि एडवांस हो रहा है नाटो का ईस्टवर्ड, वो इसको देखते हैं कि ये हमारे लिए थ्रेट है। एक तो भाई जो एग्रीमेंट पैक्ट हुआ था सोवियत यूनियन के साथ 1990 के करीब, तो उसका वो उल्लंघन देखते हैं। दूसरा ये देखते हैं कि हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। और फिर अब इसके अलावा मतलब ये भी है बात कि यूरोप काफ़ी ऑयल एंड गैस पे डिपेंडेंट था जो कि रशिया से आती थी, रशियन एक्सपोर्ट से आती थी। और अब यूएस ऑयल एंड गैस एक्सपोर्टर बनने लगा, शेल गैस के उसके पास काफ़ी सारे डिपॉजिट आ गए। तो यूएस भी यूरोप को एक्सपोर्ट करना चाहता था अपना ऑयल एंड गैस, पर अगर रशियन ऑयल एंड गैस की खपत कंजम्पशन कम करेगा तभी यूएस वाला खरीदेगा, है ना। तो एक ये भी यूएस का इंटरेस्ट है कि भाई यूरोप हमारी ऑयल एंड गैस खरीदे। तो ये बेसिकली वॉर से जो जब ये वॉर छिड़ी गई तो उससे क्या हुआ कि ये कैटलिस्ट बन गई वॉर, और एक फास्ट ट्रैक हो गया ये मैकेनिज्म कि यूरोप अपने आप को डीकपल करने का लगा रशियन ऑयल एंड गैस की सप्लाई से, और यूएस एलआई से ज्यादा खरीदने लगा। तो एक ये भी एडिशनल ऑब्जेक्टिव है, मतलब अपार्ट फ्रॉम जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि नाटो के एक्सपेंशन का जो परसीव जो रिएक्शन है रशिया का, विच बिकेम द ऑफेंसिव फॉर रशिया, मतलब रशिया ने क्यों ऑफेंसिव किया वहां पे। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट थीम पे आते हैं कि वॉर कैसे आज की डेट में कैसे चल रही है।
आज की डेट में अलग अलग पोजिशनल वॉरफेयर है, लोकल ऑफेंसिव्स हैं। ये लार्ज स्केल नहीं, ज़्यादातर लुहांस्क में, डोनेस्क के एरिया के अंदर, जो वो जेड से शुरू होने वाला जो डिफिकल्ट नाम था हमने देखा, जहाँ पे वो न्यूक्लियर रिएक्टर भी है वहाँ पे, और खरकीव के एरिया में। तो इन एरियाज में लड़ाई चल रही है। अब ड्रोन्स एक मेजर इंस्ट्रूमेंट बन चुके हैं लड़ाई का। अब लड़ाई में क्या हो रहा है कि जो ड्रोन्स के ना पूरे के पूरे मतलब एक मल्टीपल कोऑर्डिनेटेड ड्रोन अटैक्स होते हैं। अब क्या है कि ड्रोन्स बड़ी सारी जगह एक साथ अटैक करते हैं। आप अगर मिसाइल से इन ड्रोन्स को टेक आउट करते हैं तो मिसाइल होती है बहुत महंगी और ड्रोन होती है बहुत सस्ती कंपैरेटिवली। तो वॉर किस चीज की हो रही है? वॉर हो रही है मनी की कैलकुलेशन की, इकोनॉमी के कैलकुलेशन के हिसाब से, कि चलो ड्रोन्स के साथ फ्लड कर देते हैं पहले। अब ये ड्रोन्स कोऑर्डिनेटेड अटैक करेंगी फ्लड करके, फिर मिसाइल सिस्टम्स आएंगी, मिसाइल्स इन ड्रोन्स को टेक आउट करेंगे। लेट जैसे कुछ ड्रोन्स को मिसाइल्स ने टेक आउट कर दिया, लेकिन ये सब करने के अंदर लेट जैसे ड्रोन्स की कॉस्ट आई x और इनको टेक आउट करने की कॉस्ट आ गई 10x या 20x या 30x। इतने टाइम्स उसकी कॉस्ट आ गई। मिसाइल्स थी बहुत महंगी जिससे कि वो टेक आउट किया गया। अब लंबी वॉर है, इसमें कितना पैसा किसका खर्च हो रहा है, कौन कितनी देर तक सस्टेन कर सकता है, ये कैलकुलेशन है। तो ये जो ड्रोन अटैक्स हैं ये दोनों साइड स्ट्रैटेजिकली यूज कर रही हैं। एक तो ये पर्पस हुआ ड्रोन अटैक का। दूसरा पर्पस ये है कि ड्रोन्स के साथ पहले सिस्टम को ओवरवेल्म कर देते हैं। बड़ी सारी ड्रोन्स अटैक करती हैं तो उसके जवाब में मिसाइल्स आती हैं जब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। पर क्योंकि ड्रोन्स के साथ सिस्टम ओवरवेल्म हो जाता है, जो डिफेंसिव सिस्टम है, तो इन द मीनवाइल साथ में क्या है, मिसाइल्स भी एक पार्टी छोड़ देता है। वो कोई भी पार्टी अटैक कर रहा हो, रशिया अटैक कर रहा है, यूक्रेन अटैक कर रहा है, तो साथ में मिसाइल्स भी छोड़ देते हैं। अब सिस्टम्स ऑलरेडी ओवरवेल्म हुए हैं ड्रोन्स से बचाने में, तो इसमें कुछ मिसाइल्स तो डेफिनेटली पेनिट्रेट कर जाती हैं क्योंकि सिस्टम्स, प्रोटेक्टिव सिस्टम पहले ओवरवेल्म हुए, एग्जॉस्ट हो गए। तो मिसाइल्स जाके वो और भी ज्यादा अटैक, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, वो इस तरह से कोऑर्डिनेट किए जाते हैं। अब इसमें अलग अलग तरह के सिस्टम्स हैं, तो वॉरफेयर और काउंटर वॉरफेयर सिस्टम्स इवॉल्व हो रहे हैं। तो एक जैसे पेरेंट ड्रोन रहती है, मदर ड्रोन रहती है, उसके साथ बड़ी सारी ड्रोन्स कनेक्टेड रह सकती हैं, वो उड़ रही हैं और वो ऑप्टिकल फाइबर्स के साथ कनेक्टेड हैं और वो अलग अलग एरियाज में उड़ के अटैक करती हैं, वो वापस आ जाती हैं। ये किस लिए यूज हो रहा है कि काफी बार जो इनकी सिस्टम्स हैं, अदरवाइज एक ड्रोन अगर मतलब बाकी ड्रोन से कोऑर्डिनेटेड अटैक हो रहे हैं तो इनका आपस का जो रेडियो या माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है उसके ऊपर जैमिंग सिग्नल से अटैक किया जाता है। तो उसको डिफीट करने के लिए अब ऑप्टिकल फाइबर का यूज करके मदर ड्रोन एक चाइल्ड ड्रोन के साथ के थ्रू सिस्टम से अटैक करती है। इस तरह के सिस्टम्स यूज हो रहे हैं और बड़े सारे और तरह के सिस्टम्स। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर रहा है जैसे सोवियत यूनियन, तो क्या होता है कि वाईफाई या इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है नहीं। अब ये जो बैटल है ये हाईली टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैटल है। तो इलॉन मस्क का जो ओन्ड स्पेस एक्स है, उसने क्या किया कि उसने अपने जो छोटी छोटी जो डिश एंटीना ड्रिवन सैटेलाइट कनेक्टेड डिशेज हैं जिससे कि वाईफाई चल जाता है, वो प्रोवाइड कर दिए लार्ज स्केल पे यूक्रेनियन आर्मी को। तो यूक्रेनियन आर्मी अपना जो कोऑर्डिनेशन है लोकल लेवल, जो एकदम एडवांस एरियाज में जहां फाइटिंग हो रही है, वो इन डिश के साथ वाईफाई के थ्रू कर रही हैं, जो कि डायरेक्टली ऊपर सैटेलाइट से कम्युनिकेट करती है। उसके लिए फाइबर नहीं चाहिए बिछा हुआ, और इस वजह से वो काफी इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पा रही हैं रशियन फोर्सेस के अगेंस्ट। तो टेक्नोलॉजी का बहुत एडवांस यहां पे यूज बड़े सारे तरीके से हो रहा है। एक्टिव फ्रंट है फॉर न्यू डेवलपमेंट। यहां पे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑटोनमस वेपन्स भी डिप्लॉय कर दिए गए हैं। मतलब जहां की एआई ही डिसीजंस ले रहा है कि वो फायर कर सकता है, मार सकता है, डिप्लॉय कर सकता है। इस तरह के वेपन सिस्टम्स भी इस वॉर में ऑलरेडी डिप्लॉय हो गए हैं और एक्टिव डिप्लॉयमेंट में चल रहे हैं। मतलब यहां बड़ा कुछ चल रहा है इधर यूक्रेनियन और रशियन वॉर फ्रंट पे। अब मैन पावर का स्ट्रेन है, कौन लंबी लड़ाई लड़ सकता है, क्योंकि मतलब आर्मीज भी एग्जॉस्ट हो जाती हैं, बहुत लंबी लड़ाई है, उनका मोराल भी बूस्ट करके रखना है, उनकी पेमेंट भी रेगुलर जानी चाहिए, पैसे उनके पास होने चाहिए, नहीं तो डिजर्टर्स भी हो जाते हैं। और इसके अलावा मतलब अदरवाइज जो डिफीट और मतलब एरिया गेन्ड और एरिया लॉस, ये सब मेंटेन करके रखना है। आर्म्स एम्यूनिशन की सप्लाई होनी चाहिए। अब की थिएटर्स हमने बात की, डोनबास
खार्किव, है ना, ये, हाँ, ये वाला जपोरिजिया करके जो एरिया है, और ब्लैक सी का लिटोरल एरिया, मतलब ब्लैक सी के आसपास लगता है, यहाँ पे लड़ाई लड़ी जा रही है। अब किस तरह की लड़ाई में सिस्टम्स का इस्तेमाल हो रहा है कि ड्रोन्स हैं, लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम्स हैं, जो क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे बिजली पानी आता है, उनके ऊपर अटैक हो रहा है, सो दैट कि एनिमी के लड़ने की कैपेसिटी को ही हिट किया जाए, उनके सप्लाई चेन्स को हिट किया जाए। ब्लैक सी के अंदर भी इंक्रीजिंगली काफ़ी अटैक्स हो रहे हैं, और ट्रेड डिसरप्ट हो रहा है उस वजह से, जो कि ग्रेन और ऑयल एंड गैस के रूट्स थे। तो यूक्रेन के पास ईयू के द्वारा प्रोवाइड किए गए सॉलिडारिटी लेन्स है, जो कि वो ईयू के रास्ते से यूक्रेन अपनी ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन रशिया को ट्रेडिंग करने में उससे ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि ईयू का रूट उसको अवेलेबल नहीं है। और फिर ये जो जेप्रोजिया का एरिया है, यहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, और गलती से अगर इसके ऊपर हिट हो गया, क्योंकि आसपास इसमें एरिया में फाइटिंग चल रही है, गलती से अगर इस पे हिट हो गया तो ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट भी बन सकता है, ये एक बड़ा रिस्क है। फिर अब हमारे पास देखें कि इकोनॉमी और सैंक्शंस के साइड से किस तरह से चल रहा है। यूक्रेन के अंदर मल्टी लेवल के ऊपर फाइनेंसिंग आ रही है, आईएमएफ उसको फाइनेंसिंग कर रहा है, जो कि यूएस लेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के अंदर यूएस का डोमिनेशन है, और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज भी यूक्रेन को सपोर्ट दे रही हैं, एडिशनल लोन्स दे रही हैं, और आर्म्स और एम्यूनिशंस भी प्रोवाइड कर रही हैं। यूएस और यूरोप के अंदर पैक्ट हुआ है नाटो एलाइज का, कि जो नाटो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो यूएस से आर्म्स और एम्यूनिशन खरीदेंगी अपने पैसे से और यूक्रेन को देंगी, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लेड पैक्ट हुआ है इनके बीच में। तो यूक्रेन को यहां से सपोर्ट मिल रहा है, और सैंक्शंस का प्रेशर है, एडेप्टेशन है। अब मतलब रशिया के ऊपर सैंक्शंस का प्रेशर है। ऑलरेडी आप जानते हैं कि एक सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ है कि भाई $60 पर बैरल से ऊपर रशियन ऑयल कोई नहीं खरीदेगा, नहीं तो यूरोपियन कंट्रीज उस पर सैंक्शन लगा देंगी, तो ताकि इससे कि रशिया को ज्यादा पैसा नहीं मिले अपने ऑयल और गैस बेच के, और रशिया को जो अपने ग्रेन या फर्टिलाइजर या ऑयल एंड गैस बेच के जो पैसा आता है वो उसके लिए क्रिटिकल लाइफलाइन है, तो वो चाहता है कि ये बना रहे, तब उसकी वॉर लड़ने की कैपेसिटी बनी रहती है। रशिया के पास अदरवाइज पुराने जो सोवियत यूनियन की जो वॉर सप्लाईज हैं उसका एक खूब सारा ढेर भंडार है, जो कि उतना ज्यादा यूक्रेन के पास नहीं है, पर यूक्रेन के पास एक्टिव रिफिलमेंट है, रिफ्यूलिंग है, जो कि वहां से है, यूरोपियन यूनियन की साइड से है, यूएस की साइड से है। रशिया के पास पुराने भंडार बहुत हैं सोवियत यूनियन के, पर वो कितने यूजेबल हैं, कितने पुराने हैं, कितने मतलब वो फंक्शनल हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन है, और कितना वो उसको रिप्लेनिश कर पाएगा लंबी वॉर चली तो, मतलब इससे ज्यादा लंबी कितनी चली तो कितना रिप्लेनिश कर पाएगा उसको। फिर जो रशिया के पास अपने आप की अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करने के मैकेनिज्म है पैसे के लिए, जो उसके एसेट्स हैं, जो कि उसके यूरोप साइड के एसेट्स हैं, उनको फ्रीज कर रखा है यूरोपियन यूनियन ने, और उन एसेट्स को फ्रीज करके उन्हीं एसेट्स के अगेंस्ट लोन दे रही है वो यूक्रेन को। यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं वो रशियन एसेट्स को फ्रीज करके उनके अगेंस्ट लोन दे रही है यूक्रेन को कि तुम लड़ाई करो रशियन एसेट्स के अगेंस्ट ही। तो इस तरीके से इसकी वॉर फाइनेंसिंग चल रही है। अब इंडियन पॉलिसी के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट है और इंडियन पोजीशनिंग क्या है पॉलिसी की। तो एक तो आप देखते हैं कि हम उनसे रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, हमारी तो ऑयल की ज़रूरत है ही है, एक तो हमें सस्ता मिल रहा है रशिया से, लेकिन दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप कहे जा रहा है कि भाई साहब तुम रशिया से ऑयल खरीदते हो, है ना, और इस वजह से हम तुम पे ये प्यूनिटिव टैक्सेस लगाएंगे, हम तुम पे ये टैरिफ्स लगा देंगे, हम तुम पे ये लगा ही रखे हैं, है ना, और भी बढ़ाने की धमकी दे रहा है। तो अब बात क्या है कि हम तो बोल रहे हैं कि भाई यूरोपियन यूनियन खुद ही खरीद रहा है रशियन ऑयल, और आप भी एज यूएस वेरियस और कंट्रीज को तो परमिट कर रहे हो जो भी रशियन ऑयल खरीद रही है, ट्रेडिंग कर रही है, उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वहां चले जा रहा है काम, और इंडिया को ही सिलेक्टिवली आप टारगेट कर रहे हो, है ना, और हमारी तो ऑयल नीड है ही, हमको तो इंपोर्ट करनी है, तो हम कहां से करेंगे, तो हमको सस्ता ऑयल मिल रहा है, हम क्यों नहीं करेंगे, हमारी एनर्जी कॉस्ट बढ़ती है, अगर हम जो ऑयल है वो जो खरीदते हैं वो सस्ता रहता है, तो बाकी सब चीजें इंडिया के अंदर उतना पेट्रोल का डीजल का रेट नहीं बढ़ता, है ना, पेट्रोल डीजल का जो रेट है वो तो इसी इंटरनेशनल क्रूड ऑयल से टाइड है,
मतलब ऑब्वियसली कुछ ये रेट ऑफ बाइंग, फिर उसमें रिफाइनिंग कॉस्ट, फिर उसमें टैक्सेस, और फिर वो रेट आप देते हैं, और फिर उसके ऊपर सारे वो ट्रक्स चलते हैं हमारे यहाँ पे, तो फिर खाना कितने का मिलेगा आपको, है ना, कितनी फूड इन्फ्लेशन होगी, और वो सब इस प्राइस के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमको तो बैलेंस करना है वो। तो हम ये कहते हैं कि भाई साहब पीस हो, वी आर इंटरेस्टेड इन पीस। हमारा पोजीशन ये है कि लड़ाई बंद होनी चाहिए, पीस होना चाहिए, पर हम रशिया को कंडेम नहीं कर रहे एज द एग्रेसर, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि उसके कुछ जेन्युइन सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं नाटो एक्सपेंशन के थ्रू। और हम ये भी नहीं कह रहे कि लड़ाई चली जानी चाहिए, भी यूक्रेन के लिए भी पीस होना चाहिए, और बीच में स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करते हुए हमें अपना एनर्जी का इंटरेस्ट भी तो मेंटेन करना है। तो हम डिप्लोमेसी में बोल रहे हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, हम साइड नहीं चूज करेंगे, ना इसकी ना उसकी। आप ये बात देखिए कि भाई हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं, काफ़ी सारे सोवियत यूनियन से लिए गए सिस्टम्स हैं, आज की डेट में रशिया से लिए गए सिस्टम्स हैं, वो एयर के हों या एडवांस डिफेंसेस के हों, और हम को डेवलप कर रहे हैं। जैसे वो जो हमारे अपनी वो मिसाइल सिस्टम है, क्या नाम है उसका, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम्स हैं, तो पिछले ब्रह्मोस लिए हुए हैं और ब्रह्मोस डेवलप कर रहे हैं, एडवांस सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, है ना। और एयरक्राफ्ट सिस्टम हमारे जो हम खरीदने का प्लान बना रहे हैं, और पहले के हमारे ये बड़े सारे लिए गए हैं रशियन सिस्टम से, तो उसका जो रिपेयर है और फिर जो आगे की सप्लाई है डिफेंस की, जबकि हमारे पास एक्टिव वॉर थिएटर है पाकिस्तान के साथ, हमारे पास चाइना के साथ एक्टिव थ्रेट है, तो हमें तो डिफेंस रेडीनेस कंप्लीट रखनी है, और उस पर हमारी रशिया के साथ डिपेंडेंसी है। तो हम एकदम से मतलब यूएस के साइड लेके अगर हम एनर्जी का परचेज बंद कर देते रशिया से, तो रशिया की वॉर लड़ने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। और रशिया ने हमको जो पाकिस्तान के साथ जो छोटी लड़ाई चली है अभी हमारी रिसेंटली, उसके अंदर सपोर्ट किया एक्टिवली रशिया ने हमको। और डोनाल्ड ट्रंप तो जाके पाकिस्तान के जर्नल के साथ दोस्ती करने के सिग्नल्स दे रहे हैं, है ना, और वो आपस में बोनहोमी क्रिएट कर रहे हैं। तो यूएस ने तो हमारा साथ नहीं दिया उस लड़ाई के अंदर, बल्कि आके वो मतलब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि भाई हमने तो इंटरवेंशन कर दिया, हमने तो तुम्हारी पीस करवाई है। हमारी ऑफिशियल पोजीशन ये है कि कश्मीर के अंदर हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इसको इंटरनेशनलाइज नहीं करना चाहते इशू। क्यों? ये दो कंट्रीज के बीच का इशू है, इंडिया और पाकिस्तान का। इंटरनेशनलाइज करना हमारे इंटरेस्ट में नहीं है उस इशू को, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हुए भी, जानते हुए भी, आपको बताइए डोनाल्ड ट्रंप, फिर तो डोनाल्ड ट्रंप आके यही कह रहे हैं कि भाई हमने करवाया है, जिसका मतलब हुआ कि हम इंटरनेशनल इंटरवेंशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि हम नहीं कर सकते और ना हम करना चाहते हैं। तो हमारे जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स हैं उसको वो बिल्कुल यूएस निगलेक्ट कर रहा है, उसको वो कंसिडर नहीं कर रहा। तो रशिया ने हमको सपोर्ट किया है, हमारे डिफेंस के अंदर वो पार्टनर भी रहा है, और एक्टिव हमें सपोर्ट की जरूरत भी है रशिया से। तो हम किस तरह से ये जाके बोल दें कि भाई हम एनर्जी बिल्कुल एकदम से बंद कर देंगे? तो इजराइल और रशिया ने तो हमको सपोर्ट किया था ये पाकिस्तान के साथ वॉर में। इजराइल ने हमको पहले भी सपोर्ट किया, रशिया ने हमको पहले भी सपोर्ट किया। ये पुरानी हिस्ट्री भी हम देख लेंगे, 1971 के अंदर जब यूएस ने हमको धमकी दी थी कि हम तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ देंगे, जब हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश वॉर चल रही थी, तब रशिया ने हमको सपोर्ट किया था, है ना। तो रशिया हमारे साथ खड़ा रहा है, तो अब हम किस तरह से मतलब एकदम से ऐसे रशिया को अबैंडन कर दें, ये भी तो क्वेश्चन खड़ा होता है ना। तो फूड और फर्टिलाइजर शॉक एब्जॉर्प्शन का भी क्वेश्चन है। अब वहां से जो यूक्रेन से फूड और फर्टिलाइजर का एक्सपोर्ट काफी है, रशिया से भी है कुछ, तो वो भी हमारे प्राइसेस को इंपैक्ट कर रहा है। और हम ऑब्वियसली स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, जिससे कि फूड और फर्टिलाइजर के कॉस्ट के अंदर, हमारे बाइंग कॉस्ट के अंदर, इंपोर्ट कॉस्ट के अंदर स्टेबिलिटी आए, है ना। ये भी इंटरेस्ट हमको बैलेंस करना है। तो ये सारे इंडिया के इंटरेस्ट है, और करंटली हमारी पोजीशन है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की, कि भाई साहब हम पीस चाहते हैं, और हम कंडेम किसी को नहीं कर रहे, और हम अभी एनर्जी खरीदते रहेंगे, और कि हम एनर्जी परचेज रशिया से कम कर रहे हैं और डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अब लर्किंग डेंजर्स क्या? अगर ये वॉर लंबी चढ़ जाती है, एक तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट कोई गलती से हो सकता है। काफी सारे नाटो बॉर्डर एरियाज के पास रशिया की लड़ाई चल रही है, और रशिया काफी बार जैसे रिस्पॉन्स में, या डिपेंड करता है परसेप्शन से कि रशिया किसको रिस्पॉन्स कहता है और आप क्या मानते हैं, तो एस्केलेशन होती है काफी बार बॉर्डर्स के आसपास। कोई गलती से मिसाइल, ड्रोन या कहीं का अटैक नाटो मेंबर कंट्री पे चल गया, तो ये डायरेक्ट नाटो और रशिया का कन्फ्रंटेशन बन सकता है, और उसके अंदर लड़ाई और भी ज्यादा छिड़ सकती है। और ब्लैक सी के अंदर अगर बाई चांस मेजर लड़ाई छिड़ जाती है, अभी उतनी मेजर लड़ाई नहीं हुई है, ब्लैक सी के थ्रू ट्रेड फिर भी चल रहा है, तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं
उसके ऊपर और भी मेजर शॉक आ सकता है। ऑलरेडी आप जानते हैं ग्लोबल इकोनॉमीज सफ़र कर रही हैं, इन्फ्लेशन बहुत सारी कंट्रीज में है और दैट इज़ ऑलरेडी अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर पीपल। तो अब सोल्यूशंस क्या हैं इसके, पोटेंशियल सोल्यूशन? एक तो ये इमीडिएटली तो ह्यूमैनिटेरियन स्टेप्स होने ही चाहिए। ये वाले जो रीजन के अंदर खासकर कि भाई ज़ैपोरिज़िया में कि भाई न्यूक्लियर सेफ्टी एक्सीडेंट ना हो जाए, यहाँ पे स्पेशल सीज फायर जरूर होना चाहिए जल्दी से जल्दी, कि एज अ इनिशियल कंडीशन भाई यहाँ तो सीज फायर कर ही दो। और ह्यूमैनिटेरियन फर्स्ट कि भाई साहब लोगों को, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को, बच्चों को, सिविलियंस को कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। और पीस टॉक्स के चलते कम से कम ये कुछ फर्स्ट स्टेप्स। और अब साथ में यूक्रेन को चाहिए सिक्योरिटी गारंटीज। यूक्रेन कहता है कि अगर मुझे, आप चाहते हो कि मैं वॉर एंड करूं तो मुझे दो सिक्योरिटी गारंटीज के आगे नाटो मुझे इस तरह से सपोर्ट करेगा। आप कोई स्पेसिफिक गारंटीज दो कि ये पैसा, ये मिसाइल सिस्टम, ये आर्म्ड फोर्सेस आप यहाँ पे डिप्लॉय करोगे और इस फेजेस में डिप्लॉय करोगे तब मैं आगे सिक्योर रहूंगा। नहीं तो अगर मैं अभी लड़ाई लड़ना बंद कर देता हूँ तो रशिया क्या करेगा कि रशिया बस एट अ फ्यूचर डेट फिर मुझे अटैक कर देगा, रुकने वाला नहीं है। तो मुझे सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। तो जो रशिया है वो कहता है कि भाई साहब हमें तो पहले, मतलब ये एक मेजर हमारा कंसर्न है कि नाटो अपना एक्सपेंशन ईस्टवर्ड करता रहा, हमने बोला ना करो, तुम फिर भी करते रहे ऐसा। तो पहले तो हमें गारंटी चाहिए कि नाटो और ईस्टवर्ड नहीं आएगा, कि यूक्रेन नाटो का पार्ट नहीं बनेगा, पहले तो ये गारंटी दो। और एडवांस मिसाइल सिस्टम्स को हमारे बॉर्डर्स के पास डिप्लॉय मत करो। ये बेसिकली रशिया का कोर कंसर्न है। और फिर वो कहता है कि जो लुहांस्क डोनेट्स्क का रीजन है, जो डोनबास का हम जिसको बोलते हैं, कि उसमें ऑलरेडी एथनिक रशियंस रहते हैं, कि भाई वो तो मेरा टेरिटरी होगा, मैं ऑलरेडी उसको ऑक्यूपाई कर चुका हूं, वो वहां के लोग भी रशियन एथनिसिटी के हैं और कि भाई वो तो रशिया का पार्ट रहेगा ही। और मैं अभी आगे की लड़ाई तब बंद करूंगा कि आप मेरे को ये गारंटीज दो कि नाटो का ईस्टवर्ड आगे एक्सपेंशन नहीं होगा और आप एडवांस सिस्टम्स मेरे बॉर्डर के पास डिप्लॉय नहीं करोगे। तो अब ये दोनों को चाहिए। अब इसमें चैलेंज क्या है, मतलब सोल्यूशन अगर ये हम प्रोवाइड करते हैं, कुछ सिक्योरिटी गारंटी और रशिया को जो उसको गारंटी चाहिए, इसका मिडिल ग्राउंड अचीव करते हैं, तब तो कहीं पीस की तरफ जाएंगे। चैलेंजेस हैं इसको अचीव करने में बड़े सारे। सबसे पहले कि कोई भी साइड दूसरे को ट्रस्ट नहीं करती बिल्कुल भी, तो बहुत सारी वेरिफिकेशन चाहिए। कोई पीस डील, टेम्पररी सीज फायर हो तो आपको चाहिए गारंटीज उसको ग्राउंड ऑन ग्राउंड इंश्योर करने के लिए, पर वो करना कोई आसान बात नहीं है। फिर बड़ा क्वेश्चन है सीक्वेंस की, पहले कौन करेगा? यूक्रेन कहता है पहले सिक्योरिटी गारंटी दो फिर मैं आगे की काम करूंगा। रशिया कहता है पहले मुझे ये पॉलिटिकल कंसेशन दो, ये गारंटी करो कि जो एरिया मैं ऑक्यूपाई कर चुका हूं चलो वो तो मेरा ही है, डोनबास का रीजन, और इसके अलावा आप मेरे को कुछ और गारंटीज दो जैसे। तो कम से कम पहले आप ये बोलो कि ये वाला जो एरिया मैंने ऑक्यूपाई कर लिया ये मेरा है, फिर आगे की बात करेंगे, फिर हम चलो पीस की बात करते हैं। तो पहले किसको, मतलब सीक्वेंस में गारंटी किया जाए जो उनको चाहिए, इस बात के ऊपर जो टॉक्स हैं वो टूट चुकी हैं पहले भी और आगे भी हो सकता है ये कंसर्न बना हुआ है। मतलब गारंटी क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम, आप गारंटी कर भी देते हो तो क्या उसके पीछे एयर डिफेंस, एमओ, मनी, मतलब ये क्या गारंटी कि आज की डेट में एग्रीमेंट हो जाता तो कल की डेट को वो बना ही रहेगा। तो एक म्यूचुअल शक दोनों का दूसरे को लेके बना हुआ है, दोनों पार्टीज का, कि क्या ही गारंटी कि हम आज एग्रीमेंट कर लेते हैं तो दूसरा उसको बाद में मानेगा, चेंज नहीं करेगा। क्योंकि पहले हिस्ट्री इनकी ऐसे ही रही है कि भाई एग्रीमेंट करने के बाद भी है ना कोई वो फाइनल उसका एंड था नहीं इशू का। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, अब दोनों के लीडर्स, अब उनकी कंट्रीज के अंदर, दोनों की, यूक्रेन में भी रशिया में कितने सारे सोल्जर्स मरे हैं इस लड़ाई के अंदर। अब अगर उनका परसेप्शन ये बना कि भाई एक साइड से भाई लीडर जो है वो ऐसी चीज पे सरेंडर कर रहा है जिसको पाने के लिए या लड़ने के लिए या डिफेंड करने के लिए हमारे देश के ऑलरेडी कितने सारे लोग मर चुके हैं, तो उस लीडर की वो अपनी कंट्री में पोजीशन जो है वो बड़ी वीक हो जाती है। तो इस वजह से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की कंपल्शन से भी ये जो लीडर्स हैं वो ऐसा कोई कंसेशन करते हुए दिख नहीं सकते अपनी कंट्री में। ऐसा परसेप्शन क्रिएट करना उनकी पॉलिटिकल रिजीम के लिए काफी खतरनाक है, मतलब उनकी स्टेबिलिटी के लिए अपनी कंट्री के अंदर। फिर सैंक्शंस का यूनिटी और इन्फोर्समेंट, आज सैंक्शंस लगाए तो हुए हैं और आगे भी हो सकता है कुछ लगे रहें, लेकिन उनको कंसिस्टेंटली इन्फोर्स करना इवॉल्विंग सिस्टम्स के अंदर, और फिर से जो इकोनॉमिक फिटीग क्रिएट होती है, ये कोई आसान बात नहीं है लंबे तरीके से। तो ये कोई लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन है नहीं कि सैंक्शंस लगा देंगे, लगा के रखेंगे, क्योंकि काउंटर सिस्टम्स बन जाते हैं। तो ये सारी वजह से
हमें पता है कि पीस के लिए क्या चाहिए, लेकिन इमीडिएटली कोई ऐसा नहीं है इजी पीस का सोल्यूशन बस आया पड़ा है। ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि मतलब यूएस की पॉलिसी कभी आज ये कभी कल वो, डोनाल्ड ट्रंप कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल पॉलिसी फ्यूचर तो बताते नहीं है, है ना? तो वो भी एक बात है कि भाई आज कुछ कहेंगे कल मुकर जाएंगे, तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि जो आज कही वो ही रहेगी, है ना? तो इससे भी डिस्ट्रस्ट पैदा होता है। मतलब वो एक मेजर प्लेयर है वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, डिटरमिन करने वाले कि आगे का क्या रहेगा। तो ये सारे चैलेंजेस को हमने आगे सॉल्व करना है, तब कोई पीस का पाथ बनेगा। तो ये एक ब्रॉड ओवरव्यू है यूक्रेन वॉर का, जिसमें हमने सारे पहलुओं को देखा। और अगले टॉपिक के अंदर आगे बात करेंगे एक नए टॉपिक की। आपकी जीडीपीआई की तैयारी के लिए करते रहिए, और कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स के नीचे डालिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।